साहित्यिक रचनाएं हों या उन पर निर्मित पिक्चर सिनेमा हो, वो केवल कथावस्तु, संवाद, अभिनय, पात्र योजना इसी से स्मरणीय नहीं बनती। उनमें जिस तरह का गीत संगीत पिरोया जाता है, गेयता, जब हम साहित्यिक रचनाओं पर निर्मित सिनेमा को देखते हैं तो बेशक रचनाओं में वो गीत योजना, वो संगीत योजना न हो, लेकिन अब पर्दे के लिए जब उसे तैयार किया जाता है, छोटे या बड़े पर्दे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी निर्मित होती है, उसका अभिनय अभिनीत रूप सामने आता है, तो निश्चित रूप से उसके गीत, उसकी संगीत, उसकी काव्य चेतना, उसकी शेरो शायरी, गीत गज़ल योजना, कव्वाली, नज़्म, शेरो शायरी, इन सब का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, उनकी भूमिका रहती है। तो जो संवेदनात्मक मर्म है, चाहे वो कथावस्तु और संदेश के माध्यम से हम देखें, ये सब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब से फिल्मों की प्रासंगिकता, परिष्कृत अभिरुचि और समाज सापेक्षता का भी परिचय मिलता है। यानी वह सिनेमाई निर्मिति युग सापेक्ष होती है या युग युगांतर तक स्मरणीय होती है, उसकी सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता किस तरह से अभिव्यक्त की जाती है, बनाई जाती है, पाठकों दर्शकों की अभिरुचि का परिष्कार वो कैसे करती है, इन सब की चिंता साहित्य और सिनेमा में होती है। यदि साहित्य और सिनेमा को एक ही श्रृंखला की दो कड़ियां भी कहा जाए तो संभवतः अन्यथा नहीं होगा। कालजयी साहित्यिक रचनाओं की तरह हिंदी सिनेमा में भी अनेक ऐसी पिक्चरें हैं, ऐसी फिल्में हैं जिनको याद किया जाता है, जो अपनी कथावस्तु, अपने अभिव्यक्ति कौशल, अपने अभिनय, अपनी संवादात्मकता, गीत योजना, दृश्य विधान, इन सब की आभूषण, वेशभूषा, इन सब की दृष्टि से चिरस्मरणीय, अविस्मरणीय बन जाती हैं। आलम आरा, रुदाली, गोदान, गबन, शतरंज के खिलाड़ी, मदर इंडिया, लज्जा, चक दे इंडिया, चित्रलेखा, मुगले आजम, ब्लैक, अभिमान, आनंद, तारे ज़मीं पर, ऐसी बहुत सी पिक्चरों का नाम लिया जा सकता है जो केवल स्मरणीय मात्र नहीं है, बल्कि एक संदेश समाज के लिए, व्यवस्था के लिए और दर्शकों के लिए वो छोड़ती हैं। उन पिक्चरों में जो अभिनय कराया गया है, जो निर्देशन दिया गया है, जिस तरह का दृश्य विधान तैयार किया गया है और जिस तरह से उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर उन पिक्चरों की कथा वस्तु या पटकथा बनाई गई है, वो वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है। इसी श्रृंखला में सदगति पिक्चर को हम याद करें, देवराज, परिणीता, अनुभव, अंकुर, मंथन, सारा आकाश, रजनीगंधा, गर्म हवा, दामूल, चक्र, जुनून, आक्रोश, अर्धसत्य, मोहन जोशी हाजिर हो, एक रुका हुआ फैसला, दो आंखें 12 हाथ, पाकीज़ा, सारांश, ऐसी अनेक पिक्चरों को हम देख सकते हैं जिनमें साहित्यिक संवेदनाओं को बखूबी पिरोया गया है। अभिनेताओं ने अभिनय करते हुए, पटकथा लेखक ने पटकथा लिखते हुए और संगीतकार, गीतकार आदि ने संगीत और गीत
लिखते हुए और गायक ने उन्हें गाते हुए इन संवेदनाओं को पूरी तरह से जीवंत बना दिया है। नई और पुरानी ऐसी तमाम पिक्चरों को हम देख सकते हैं जिनमें समसामयिक सामाजिक चुनौतियों को आधार बनाया गया, अव्यवस्था, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, इनके विरुद्ध आक्रोश पैदा किया गया और बहुत सी द्वंद्वात्मक स्थितियों का चित्रण भी, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो एक नई काल्पनिक सोच हो, 2 आंखें 12 हाथ को हम देख सकते हैं। अनेक ऐसे सामाजिक कारण जो कहीं शोषण का, कहीं वेश्यावृत्ति का, कहीं अनाचार और अत्याचार का कारण बनते हैं और बहुत सी ऐसी सिनेमाई निर्मितियों को हम याद कर सकते हैं जो वास्तव में मनोमस्तिष्क पर आच्छादित हो जाती हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जिनमें साहित्यिक आस्वाद तो है ही, परिष्कृत गरिमा के साथ उसे चित्रित करने की कला भी है। साहित्य और सिनेमा अपनी छाप समाज और सामाजिक पर बखूबी छोड़ते हैं। साहित्य और सिनेमा वस्तुतः एक दूसरे के पूरक बनकर समाज में उभरते हैं। यह जरूरी नहीं कि साहित्यकार की रचना पर निर्मित सिनेमा ही साहित्यिक अभिरुचि का हो, अपितु बहुत सी कथावस्तु जो किसी नामी गिरामी साहित्यकार की रचना पर आधारित नहीं है, उसमें भी कुछ नए मुद्दे, कुछ नई चिंतनीय गंभीर समस्याएं, उन सबको भी उद्घाटित किया जाता है। यदि सिनेमाई गीतों का इतिहास उठाकर देखें तो उनमें भी समाज, संस्कृति, मूल्य, परंपरा, पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, रस्में, सब कुछ गीतात्मक और प्रेरक रूप में चित्रित किए जाते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हों, जन्म के अवसर पर किसी बच्चे का जन्म है, और इसी तरह जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्व हैं उनके अवसर पर गाए जाने वाले गीत हों, फसल के कटने के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हों, भक्ति के, प्रेम के, मातृत्व के, पितृत्व के या वात्सल्य के, ऐसे तमाम संदर्भों को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि सिनेमा ने और साहित्यिक रचनाओं ने हम इस तरह की हमारे सामने ऐसी स्थितियों का उद्घाटन किया है। बहुत से फिल्मी गीत जीवन में कर्म के महत्व को उजागर करते हैं, संकल्प शक्ति की महत्ता को रेखांकित करते हैं, धैर्य को और नियति के कृत्य को उद्घाटित करते हैं, फिर वो हताशा निराशा से बाहर निकलने का काम भी करते हैं। हिंदी की पहली गीत संगीत का आगाज करने वाली फिल्म आलम आरा मानी जाती है, जो 1931 में 14 मार्च के दिन प्रदर्शित हुई थी। और आज तक फिल्मी गीत संगीत की यह यात्रा कवित्व शक्ति, काव्य कर्म, कर्णप्रियता, माधुर्य, विमोहिनी शक्ति से होती हुई अपनी अभिनय और गायन दोनों दिशाओं में सतत प्रवहमान होती है। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार और देविका रानी इसके सशक्त उदाहरण हैं। धीमा संगीत होता था। भारतीय संगीत शैली तब आज के शोर शराबे वाले पाश्चात्य पॉप संगीत से आक्रांत नहीं थी। के.एल. सहगल, कानन देवी, अमीर बाई कर्नाटकी, जौहरा बाई, ऐसे बहुत से नाम स्मरणीय हैं जिन्होंने अपने स्वरों में माधुर्य भरे गीतों से जन जन को मोह लिया था। पंडित केदार शर्मा, उनकी काव्यमयी गीतों की एक पूरी दुनिया, एक पूरा संसार है जिसमें विलक्षण उदाहरण हमें मिलते हैं। संगीत में एक युग कुंदनलाल सहगल का था। वर्ष 1935 में देवदास फिल्म ने भारतीय दर्शक जगत को विमुग्ध कर लिया था और उसके बाद वर्ष 1940 में जिंदगी, फिर धूप छाँव,
धरती, शाहजहां, ऐसी पिक्चरों ने भी साहित्यिक अभिरुचि वाले गीतों से दर्शकों और श्रोताओं का मन मोह लिया था। ऐसे गीत आज भी स्मरण किए जाते हैं। उस समय के संगीतकारों में नौशाद ने तथा शायर और कवियों में मजरू सुल्तानपुरी ने कलम तोड़ साधना की थी। रतन फिल्म के गीतों ने तो पूरे देश में धूम मचा दी थी। जोहराबाई अंबाले वाली के मधुर स्वरों ने एक से एक बेहतरीन गीत सिनेमा जगत को दिया। सन 1943 में किस्मत फिल्म के गीतों ने धूम मचाई। कवि प्रदीप के गीत और अनिल विश्वास की धुनों ने एक नई गीत योजना को जन्म दिया। हम क्रमशः इस परिवर्तन को समय सापेक्ष, युग सापेक्ष आवश्यकताओं, अपेक्षाओं को पूरा करने वाली इस विकास यात्रा को देख सकते हैं। 1940 में बनी फिल्म कल्पना के गीत छायावादी हिंदी कविता के आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत ने लिखे थे। तो हमारे जो मील के पत्थर माने जाने वाले रचनाकार हैं, उन्होंने भी कथा वस्तु, संगीत, गीत, इनमें कविता, गीत, गज़ल, इनमें संवाद लिखने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश की बदली स्थितियों परिस्थितियों ने सिनेमा और सिनेमाई परिकल्पनाओं को भी नए आयाम दिए। देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव गाथा, सांस्कृतिक चेतना, स्वातंत्र्य आंदोलन की पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इनके गीतों को हम देख सकते हैं। ये जो स्वर हैं वो इन गीतों में पिरोए गए। संगीत में, सिनेमाई कथानकों में भी इनको उद्घाटित किया गया। और तमाम जो आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण करते रहे, उनसे हमारी सेना ने, जल थल वायु तीनों सेनाओं ने किस प्रकार संघर्ष किया, इस तरह की पिक्चरों का भी निर्माण बहुत प्रेरक बन गया। शहीद फिल्म के गीतों में वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो तथा कवि प्रदीप लिखित गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इन गीतों को आज भी याद किया जाता है। और वस्तुतः एक जो राष्ट्रीय चेतना का, एक राष्ट्रीय गौरव का जो संचार है, वो इस तरह के गीतों में, इस तरह की पिक्चरों में किया गया। इन गीतों ने, इन सिनेमाई प्रस्तुतियों, निर्मितियों के कथानकों ने, पात्रों ने जिस तरह की जागरण चेतना का संचार किया, वो आज़ादी के अवसर पर ये गीत प्रतिवर्ष अब लगातार गाए और सुनाए जाते हैं। 15 अगस्त का अवसर हो, 26 जनवरी का अवसर हो, या अन्य कोई राष्ट्रीय गौरव का समय हो, इन्हीं गीतों को दोहराया जाता है, गाया जाता है। हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे, वो स्कूलों में, कॉलेजों में आज भी इनके आनंद से उपकृत होते हैं। वह हिंदी सिनेमा का ऐसा युग था जब गीतों के लिए और संगीत के लिए फिल्म की पूरी यूनिट, पूरी इकाई एक साथ घंटों, दिनों और महीनों बैठती थी, विमर्श करती थी, रियाज करती थी, प्रयोग करती थी। गीतों के शब्द, गायकों के मूल्य, कलाकारों के सिद्धांत, हर तरह से फिल्मों को क्लासिक, गीत संगीत को स्मरणीय और अविस्मरणीय बनाया जाता था। वह युग वस्तुतः साधनों का कम, साधना का अधिक युग था। गायकों को अभिनेताओं से जोड़कर उनकी ही आवाज़ के लिए अनिवार्य बना दिया जाता था। इसलिए आज हम साधना जीवी नहीं रहे, साधन जीवी हो गए। लेकिन अभी भी हमारे गीतों में, हमारी कथा वस्तु में, सिनेमाई निर्मितियों में हम उस साहित्यिक संवेदनाओं को बार बार देखते हैं। बहुत सी हास्य की, विशुद्ध मनोरंजन की निर्मितियों को हम अगर उल्लेख न भी करें तो फिर भी बहुत सी पिक्चरें अभी भी अविस्मरणीय हमारे सामने आती हैं। अमर गायक मुकेश का स्वर्गवास हुआ तो चारों ओर चर्चा हुई कि महान कलाकार, ग्रेट शोमैन राज कपूर की तो आवाज़ ही चली गई। देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत से अभिनेताओं के लिए किशोर कुमार ने जो गायकी की है वो विलक्षण है, अप्रतिम है। दिलीप कुमार, भारत भूषण आदि महान गायक
मोहम्मद रफ़ी ने जो स्वर दिए उनको, उन्हें देख सुनकर तो यही लगता है कि उन्हीं के लिए वो बने भी थे। एक युग था, एक समय था जब गुलाम मोहम्मद साहब, एस.डी. बर्मन, बसंत देसाई, नौशाद साहब, अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सलिल चौधरी, सी रामचंद्र, मदन मोहन, रोशन, चित्रगुप्त, हेमंत कुमार, खय्याम साहब, रवि, जयदेव, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, उषा खन्ना, राहुल देव बर्मन, ऐसे बहुत से नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने अपनी काव्यात्मक माधुर्य से परिपूर्ण, आत्म विमुग्ध कर देने वाली, संगीत से परिपूर्ण गीत योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। पूरे विश्व के हृदय तंत्रियों को झंकृत कर दिया, स्पंदित कर दिया। इनके संगीत ने कविता और शेर व शायरी रचना कर्मियों को एक अलग पहचान दिलवाने वाली बनाई। सोने में सुहागा जैसे यह गीत संगीत का योग, चोली दामन जैसा ये रिश्ता भारतीय सिनेमा की धरोहर बन गया। नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, भरत व्यास, इंदिवर, गोपाल दास नीरज, संतोष आनंद, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जान निसार अख्तर, शकील बदायूनी, आनंद बख्शी, राजेंद्र कृष्ण, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, राजा मेहंदी अली खां, ऐसे बहुत से महान विलक्षण प्रतिभा के धनी रचनाकारों ने हिंदी फिल्मों के गीत जगत को अविस्मरणीय बनाया, चिरस्मरणीय बना दिया, कालजयी बना दिया। आज भी इन महान सृजन धर्मियों के गीतों को, संगीतों को लोग गाते गुनगुनाते हैं, झंकृत हो जाते हैं। नई पीढ़ी के बहुत से युवा भी उनके अवदान से अभिभूत हैं। ऐसी यादगार और कालजयी पिक्चरों में महक, आग, आचरण, मदर इंडिया, अंदाज, अमर, पतिता, बसंत बहार, दाग, मिर्जा गालिब, गोदान, 2 बीघा जमीन, बंदिनी, सुजाता, भाभी, अनारकली, नागिन, फागुन, तीसरी कसम, अनाड़ी, आर पार, CID, 14वीं का चांद, संगम, प्यासा, नवरंग, जहां आरा, नया दौर, पाकीज़ा, आराधना, जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमुना, हम दोनों, आरजू, मेरे महबूब, सरस्वती चंद्र, हीर रांझा, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, एक से एक बेहतरीन फिल्मों का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। इन सब में साहित्यिक संवेदनाओं को बखूबी पिरोया गया है। इसलिए हम सिनेमा को भी साहित्यिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। ऐसी पिक्चरों को हम जब जब देखते हैं, भले ही वो 50 साल पुरानी हो, 70 साल पुरानी हो, 60 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो, कुछ ऐसी पिक्चरें जो साहित्यिक रचनाओं पर बनी, हिंदी और हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं में लिखी गई, जैसे सरस्वती चंद्र की बात अगर हम करें, और इसी तरह से दर्शन को, अध्यात्म को, भक्ति को और एक सामाजिक संदेश को, जीवन की क्षणभंगुरता को बार बार उद्घाटित किया गया। सत्य को, सुंदर को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत से रूपक भी बनाए गए, किंतु पाश्चात्य संगीत, गायन शैली, गीतों का बदलता रूप स्वरूप धीरे धीरे इस स्वर्गिक आनंद का हत्यारा बनता चला गया। माधुर्य मिठास समाप्त होती चली गई। हो हल्ला, शोर शराबा गीतों के बोलों को निगलता चला गया, आत्मा को घायल करने वाला बन गया। अब तो पिक्चरों के नाम भी बड़े विचित्र होने लगे। मुन्नी बदनाम हुई, अखियों से गोली मारे, और इसी तरह से बिहार यूपी लूटने की बात करने वाले गीतों ने उन पुराने गीतों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत निराश भी किया। यह समकालीन अभिरुचि के बदलते स्वरूप को भी चित्रित करता है। कुछ पुराने गीतों के रीमिक्स ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। हालांकि निरंतर गिरावट का वह दौर चलता रहा, किंतु फिर भी बीच बीच में कवि हृदय से निकले कुछ सुंदर, मनमोहक और अनायास होठों पर आ बैठने वाले गीत अभी भी लिखे और गाए जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा जब मूक था तब भी, और जब सवाक हुआ तब भी, और अब जब शोर शराबे वाले गीत आ गए तब भी हम देख सकते हैं कि कमोबेश उसका सामाजिक सरोकार अभी भी बना हुआ है, समाप्त नहीं हुआ।
कभी कभी कुछ भौड़ी कॉमेडी चलचित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सस्ता मनोरंजन हास्य ये भी मिलता है, लेकिन मनमोहक व्यंग्य भी इन पिक्चरों ने हमें दिए हैं। अपनी सादगी से सिनेमा ने, अभिनेताओं ने, गीतों ने, संवादों ने हमें विमुग्ध भी किया है। हिंदी सिनेमा ने हमें एक से बढ़कर एक अभिनेता दिया, महान से महान अभिनेत्रियां दी। एक पूरा इतिहास है जो शतकीय यात्रा पूरी करता है। कलाकार, कहानीकार, संवाद लेखक, अनुवादक, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता, वितरक, निर्माता, एक पूरी टीम होती है जो किसी भी फिल्म से जुड़ती है। तो निस्संदेह सभी मिलकर उसे यादगार सिनेमा के रूप में निर्मित करते हैं, समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। जबकि साहित्यकार रचनाकार होता है और वह अकेला ही अपने बलबूते पर सारे पात्रों की परिकल्पना करता है, संवाद लिखता है, भाषा में उसे पिरोता है, संस्कृति का, संदेश का, मूल्यों का समावेश करता हुआ वो रचना की निर्मिति करता है। तो साहित्यिक रचना का चित्रांकन या प्रदर्शन करने में एक बड़ी टीम काम करती है। फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी पर बनी हुई फिल्म हो, राजेंद्र यादव के उपन्यास पर बनी सारा आकाश हो, भुवन सोम, मन्नू भंडारी की कहानी पर बनी फिल्म रजनीगंधा हो, उसकी रोटी, स्पर्श, आक्रोश, गमन, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, दामुल, 36 चौरंगी लेन, मिर्च मसाला, इजाज़त जैसी बहुत सी हिंदी पिक्चरों ने हिंदी सिनेमा को एक अद्भुत नई राह की तरफ मोड़ा, एक नई दिशा दी। और आगे चलकर तो खेलों को लेकर पिक्चर बनने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, जिससे हमारे खिलाड़ियों का नैतिक बल बढ़े, उनको एक संदेश मिले, चक दे इंडिया, दंगल, इसी तरह कुछ ऐसे बच्चों की मानसिकता को लेकर जैसे तारे ज़मीं पर जो विकसित नहीं है, जिनकी अभिरुचि का ध्यान नहीं रखा गया, शोले जैसी फिल्म जो डाकुओं की एक समस्या को लेकर जिससे भारत जूझता रहा, रंग दे बसंती जो स्वातंत्र चेतना को लेकर बनी पिक्चर है। इस तरह समय सापेक्ष विषय अपनाए जाते रहे, सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दे उद्घाटित किए जाते रहे। आनंद जैसी फिल्म जो आज भी स्मरणीय बनी हुई है, जिसमें कैंसर जैसी समस्या को लेकर अभिमान, जहाँ पति पत्नी के संबंधों को लेकर अहंकार का संघर्ष होता है। नमक हराम, मैत्रेयी को, मिली, वाटर, निशब्द, ब्लैक, ऐसी बहुत सी पिक्चरों को हम देख सकते हैं जो जन समूह को प्रेरित करती हैं, आकृष्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। बहुत स्वस्थ मनोरंजन की दृष्टि से चुपके चुपके, गोलमाल जैसी पिक्चरों को याद किया जाता है। 35-40 वर्ष पहले जो पिक्चरें बनी थी वो आज भी उसी तरह जीवंत हैं। इसी तरह पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से नायक का स्थान खलनायक ने ले लिया, तो खलनायक को केंद्र में रखकर भी पिक्चर बनी। नकारात्मक विषयों पर भी बहुत सी पिक्चरों का निर्माण हुआ, हत्या, मर्डर, डर्टी पिक्चर, फैशन, गुजारिश, इन पिक्चरों ने भी अपनी तरह से समस्याओं को उजागर किया। धीरे धीरे प्रांतीय सिनेमा ने भी अपनी पहचान अखिल भारतीय स्तर पर बनाई। डबिंग से, वॉइस ओवरिंग से, अनुवाद से, संवाद अंतरण से, भाषांतरण से और इन तमाम सिनेमाई निर्मिति प्रक्रियाओं से भारतीय सिनेमा परस्पर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगा। बाल मनोविज्ञान की कथा वस्तु पर, किसानों की समस्याओं पर, स्त्री विमर्श की समस्याओं को, कुरीतियों को, सामाजिक विकृतियों को, राष्ट्रीय चेतना के अनेक आयामों को, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, सांप्रदायिकता पर, असमानता पर, औद्योगिकीकरण पर, शोषण और बलात्कार पर, शिक्षा के नए मायनों पर, अनाथ समस्या, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, बुजुर्गों की समस्या, ये जो ओल्ड एज होम की समस्या, माता पिता की उपेक्षा आदि समस्या, हिंसा, आतंकवाद, ये सब वो समस्याएं जो हमारे समाज का हिस्सा है। शारीरिक दृष्टि से ईश्वर प्रदत्त चुनौतियों को लेकर, खेलों को लेकर, राग द्वेष और ईर्ष्या को लेकर, प्रतिद्वंद्विता को लेकर, भ्रष्टाचार, व्यापार, भक्ति, प्रेम, इन सब को लेकर भी जिस तरह साहित्य सृजन होता रहा, उसी तरह पिक्चरें भी बनती रहीं।
हिंदी सिनेमा ने समाज, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से संबंधित बहुत सी विषयों को आत्मसात किया। गीतों, कथानकों, संवादों और संगीत आदि के द्वारा उन्हें अत्यंत मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति प्रदान भी की। नया सिनेमा, समानांतर सिनेमा, कला सिनेमा, मनोरंजन सिनेमा, हास्य व्यंग्य का सिनेमा, दलित विमर्श का सिनेमा, आरक्षण विषयक समस्याओं को उद्घाटित करता सिनेमा, संवेदनात्मक सिनेमा, न्याय अन्याय की समस्या से जूझता सिनेमा, पूंजीवादी व्यवस्था से संघर्षरत सिनेमा, अंडरवर्ल्ड की चुनौतियों और समस्याओं से जूझता सिनेमा, स्टार परिवारों से घिरा सिनेमा, स्टारडम के अहंकार से ग्रस्त सिनेमा, सेंसर की गिरफ्त में सिनेमा, अश्लीलता से ग्रस्त सिनेमा और इसी तरह प्रदर्शन की होड़ में शामिल सिनेमा, सबको हम देख सकते हैं। पूरी विकास यात्रा, पूरा विदेशीकरण का प्रभाव, इन सब को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में, नैरेटिव फिल्मों में, मेलोड्रामा फिल्मों में उद्घाटित किया जाता रहा। फिर एक सार्थक सिनेमा का दौर आया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड की दुनिया में स्पेस को तलाशता हिंदी सिनेमा आगे बढ़ा। सिनेमाई स्वप्नों का सौदागर सिनेमा आगे आया। सिनेमाई भागीरथों की परंपरा और रक्षा के लिए चिंतित सिनेमा, चित्रकारों, नर्तकों, खिलाड़ियों, राजनीतिज्ञों, राष्ट्रनायकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों की आवाज़ बनता हुआ सिनेमा। हिंदी सिनेमा नया अर्थशास्त्र गढ़ने लगा, स्वर संगीत के शिल्प को बुनने लगा और इसी तरह हम देख सकते हैं कि नई राहों का अन्वेषी बनकर लक्ष्यगामी होने लगा। क्रांति का बिगुल बजाते हुए, नए दर्शन का स्केच तैयार करते हुए, रंगमंच की नई तस्वीर को उकेरते हुए सिनेमा ने चेतना का विस्तार किया। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि कभी रोमांटिसिज्म की प्यास लिए हुए, कभी अपनी असली भारत की धुंधली तस्वीर लिए हुए, कभी कागजी फूलों में खुशबू की खोज करते हुए, कभी सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए और कभी मार्क्सवादी दृष्टि से शोषक और शोषितों की वास्तविकता को चित्रित करते हुए हिंदी सिनेमा निरंतर आगे बढ़ता रहा। कभी वह विवाह, बंदिनी, आह, जागते रहो, बरसात, बॉबी, प्रेम रोग जैसी हिंदी फिल्मों ने देह की समस्या को उठाया, रिश्तों की महत्ता को उद्घाटित किया और कभी हमारे अभिनेताओं ने त्रिमूर्ति बनकर, त्रिदेव बनकर हिंदी फिल्मों को नए आयाम दिए। सच के सरोकार, रोमांच की दुनिया, अनुभूतियाँ, सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला, सब कुछ प्रतिष्ठा, प्रेम, अमरता, संवेदनाओं को छूने वाले धरातल, छोटी सी बात का बड़ा और अविस्मरणीय प्रदर्शन, इन सब को हम गीतों में, संगीतों में, कथानकों में, पटकथाओं में कलात्मकता के साथ देख सकते हैं। कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा ने साहित्यिक संवेदनाओं को अभिनय के माध्यम से, कथावस्तु के माध्यम से, संवाद योजना के माध्यम से, निर्मिति के माध्यम से प्रभावात्मक बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। एक से एक बेहतरीन प्रतिभा ने उस संवेदना को साकार किया, जादुई प्रभाव छोड़ा और वस्तुतः भारतीय जीवन, जीवन शैली, जीवन मूल्य, इन सब को उद्घाटित किया। संस्कृति की रक्षा करते हुए अपसंस्कृतिकरण का विरोध करते हुए बहुत से संदेश सिनेमा ने जन सामान्य के लिए, देश विदेश के लिए छोड़े और निश्चित रूप से इस सिनेमा ने ये बताया कि हमारा जो विकास है, हमारा जो अतीत है, वहाँ से चलते चलते हम आज जहाँ आ गए हैं, निश्चित रूप से हमारी संतुष्टि का एक प्रमाण उसके माध्यम से हमें मिलता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।